हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपके साथ फिर आ गया हूँ रियल एस्टेट लीगल इश्यूज लेके। कुछ ऐसी चीज़ें जो समझाऊंगा आपको हिंदी में, पंजाबी में, उर्दू में, ताकि आप हम सब देसियों को सब रियल एस्टेट अच्छे से समझ आ सके। और अगर मेरे कुछ वर्डिंग्स बीच में कुछ इधर उधर होते हैं, क्योंकि मैं भी आपका एक देसी भाई हूँ, तो उसको थोड़ा ध्यान से अपनी किताब से रेफ़र करके देख लें। ये कोड्स या ये चीज़ मैं हिंदी, उर्दू या पंजाबी में इस करके बताता हूँ ताकि आप सबको कुछ ना कुछ मैं अपनी तरफ से कुछ बेटर अंडरस्टैंड करा सकूँ। थैंक यू सो मच। या सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लीगल इश्यूज। ठीक है। बंडल ऑफ राइट्स। The bundle of right is a concept that compares property ownership to a bundle of sticks. एक bundle of rights हैं जो कि प्रॉपर्टी ओनर्स को मिलते हैं, जैसे bundle of sticks, तो इसी के बारे में है। With each stick representing a distinct and separate right of the property owner, such as the right to use real estate, to sell it, to lease it, to bequeath it. Bequeath it, to leave it in a will. साधारण भाषा में समझाना चाहूँगा कि हर एक बंडल में एक स्टिक है, जो हर एक स्टिक का एक अलग फंक्शन है। जैसे कि आपको जो रियल एस्टेट में उसको आपका रियल एस्टेट बेचना, उसको किराए पे देना, लीज करना और उसको कैसे विल करनी है, उसके बारे में आपको समझाता है। और टू चूज टू एक्सरसाइज ऑल और नन ऑफ दीज राइट्स, ये आप कैसे राइट्स को सही तरीके से इस्तेमाल करें, ये सब के बारे में। इन एसेंस, एज एन एजेंट ऑफ द सेलर, you are not just selling a real estate, you are selling the right and interest connected with it. आप एक रियल एस्टेट अकेला नहीं बेच रहे हैं, आप उसके साथ अपने राइट्स भी बेच रहे हैं, अपने इंटरेस्ट भी बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं। It is important to understand the difference between the real estate and a real property. आपको रियल एस्टेट और रियल प्रॉपर्टी के बीच में क्या फ़र्क है, उसके बारे में बताता हूँ। Real estate, land and improvements, anything you can see or touch or tangible. जो आप रियल एस्टेट में एक लैंड और इम्प्रूवमेंट्स हैं, एनीथिंग यू कैन सी, जो आप देख रहे हैं, जो आप टच कर रहे हैं, दैट इज अ रियल एस्टेट। रियल प्रॉपर्टी, रियल प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट प्लस राइट्स एंड इंटरेस्ट। जो रियल एस्टेट है और उसके राइट्स ऑफ इंटरेस्ट है, दैट इज अ रियल प्रॉपर्टी। एवरीथिंग वी कैन सी, टच, टैंजिबल, एंड एवरीथिंग वी कैन नॉट सी एंड टच और इनटैंजिबल। जो हम लोग हाथ नहीं लगा सकते, जो हमारे इंटरेस्ट है, लैंड है, हाथ लगा सकते हैं, सो दैट इज अ रियल एस्टेट, रियल प्रॉपर्टी, हमारे राइट्स वगैरह सब कुछ। According to the law, there is a real property and a person property. Person property, personality is readily movable, it's your stuff. जो रियल प्रॉपर्टी है या पर्सन प्रॉपर्टी है, जो आप हटा सकते हैं, उधर उधर मूव कर सकते हैं, दैट इज देयर। Another name for the personal property is chattel. ChatTTTEL is chattel. Chattel are movable items of property which are neither land nor permanently attached to land or a building. चैटल एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी प्रॉपर्टी के साथ जुड़ी हुई नहीं है, जो आप इधर उधर रख सकते हैं, दैट इज़ अ चैटल। फॉर एग्जांपल, फ्लोर फैन, फ्लोर फैन इज़ अ चैटल। पंखा जो आपके ऊपर जुड़ा हुआ है, नीचे वाला पंखा, फ्राटा, या हाँ। बट अ सीलिंग फैन वुड बी अ रियल प्रॉपर्टी। जो सीलिंग फैन है वो एक रियल प्रॉपर्टी है। ओनरशिप और अ पर्सनल प्रॉपर्टी ट्रांसफर थ्रू बिल और सेल। जो ओनरशिप है वो पर्सनल प्रॉपर्टी की ट्रांसफर होती है बिल से या सेल से। सेम एज कार विच इज़ अ पर्सनल प्रॉपर्टी,
एंड ट्रांसफर थ्रू बिल और सेल, जैसे कि आप गाड़ी का सेल बिल करते हैं. Personal property can become a fixture once it is attached and therefore be a part of the real property. पर्सनल प्रॉपर्टी जब फिक्स कर दी जाए तो वो एक रियल प्रॉपर्टी बन जाती है. सो आइटम्स कैन बिकम अ फिक्सचर थ्रू द फॉलोइंग अटैचमेंट. नंबर 1 इज इट मीन्स टू बी परमानेंट, वो परमानेंट वहाँ पे फिक्स हो गए. अडॉप्शन, वॉज इट मेड फॉर द रियल एस्टेट, हाउ डज इट फिट, वो रियल एस्टेट के लिए ही बनी है, और दैट इज अडॉप्शन. स्विच बोर्ड्स. एग्रीमेंट, आर दे इंक्लूड और एक्सक्लूड. एग्रीमेंट जो होते हैं दे इंक्लूड और एक्सक्लूड. द एक्सेप्शन टू द फिक्सचर रूल इज अ ट्रेड फिक्सचर. बिल्कुल क्लियर. जो एक्सेप्शन है टू द फिक्सचर रूल इज अ ट्रेड फिक्सचर. A trade fixture is an article that is owned and attached or rented space or a building by a tenant and used in construction or business. Trade fixtures remains personal property. Trade fixtures personal property ही रहते हैं. In rented space, agreements should be made with the landlord leaser. जौन सा एग्रीमेंट है वो लैंडलॉर्ड लीजर के साथ करना है. टू इंस्टॉल एंड रिमूव द ट्रेड फिक्सचर, टू रिमूव एंड ऐड और इंस्टॉल ट्रेड फिक्सचर. एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड फिक्सचर इज अ डेंटिस्ट चेयर. आगे जुड़ी हुआ कोई भी चीज इज अ ट्रेड फिक्सचर. डेंटिस्ट चेयर, जुड़ी हुई अलमारी, ये सारी की सारी चीजें. बेड भी अगर उसके साथ नीचे जोड़ा हुआ है पेच लगा के तो वो भी ट्रेड फिक्सचर. लैंड राइट्स. लैंड इज डिफाइंड एज अ रियल प्रॉपर्टी. लैंड इज एन एरिया ऑफ अ ग्राउंड विद डिफाइंड बाउंड्रीज इंक्लूडिंग मिनरल्स एंड रिसोर्सेज above और below the surface. लैंड, उसके मिनरल्स, उसके नीचे सोना भी पड़ा है, खोद के देख लीजिए तो वो भी लैंड राइट्स है. मिनरल्स जो भी हैं वो भी लैंड राइट्स है. लैंड यूज इज रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, वेकेंट. स्पेशल पर्पस रियल एस्टेट टेक्स प्रायोरिटी एंड कैन बी प्लेस्ड इन एनी जोनिंग डिस्ट्रिक्ट. स्पेशल पर्पस रियल एस्टेट आगे बढ़ने वाले हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, ये सारी चीज़ें स्पेशल पर्पस रियल एस्टेट्स में आते हैं. टेक द प्रायोरिटी, वो प्रायोरिटी लेते हैं और किसी भी जोनिंग डिस्ट्रिक्ट में बनने वाला है. जोनिंग डिस्ट्रिक्ट भी अलग आगे से पढ़ने वाले हैं. जोनिंग डिस्ट्रिक्ट क्या होते हैं, कैसे जोन बनते हैं, कैसे घर को इकट्ठा बनाया जाता है ताकि फ्री स्पेस रहे. सो दैट इज समथिंग विच इज जोनिंग, जो आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे. पब्लिक ओपन स्पेस, पार्कलैंड्स, रिक्रिएशन एरियाज, institutional areas, schools, hospitals, libraries, and jails. Land also includes air rights. Air rights are the property in trust in the space above the earth's surface. Generally speaking, owning or renting a land or a building includes the right to use and develop the space above the land without interference by others. Air rights भी आपके हैं, जो लैंड के ऊपर हैं वो सब आपके हैं, तो उस पर कोई इंटरफेरेंस ना करें. दैट इज देयर. ऑल्दो दीज राइट्स आर लिमिटेड बाय द लोकल लॉज एंड जोनिंग ऑर्डिनेंस. फिर भी ये सब लोकल लॉज और जोनिंग एरिया सब इसको करते हैं. एयर राइट्स कैन हैव अ ग्रेट डेवलपमेंट पोटेंशियल. एयर राइट्स एक बहुत उम्दा चीज़ का काम करते हैं. टू इलस्ट्रेट, इफ यू बाय one-story property, but you have the right to build a 5 stories, the difference of the 4 stories can still be used for the future development project, just like any other surface rights. The air rights can be bought, leased or sealed. आपने नीचे का घर ले लिया, ऊपर 2 मंजिल और बना सकते हैं और उनको रेंट कर सकते हैं, लीज कर सकते हैं. एयर राइट्स. दे कैन एक्ट एज अ प्राइस बूस्टर व्हेन सेलिंग अ प्रॉपर्टी. वो एक प्राइस बूस्टर के हिसाब से जब आप उसको सेल कर रहे हैं. दिस इज कॉमन इन हाई डेंसिटी एरियाज.
बहुत ही हाई डेंसिटी एरियाज में उम्दा चीज़ है, काफ़ी अच्छा कमाई का साधन बन सकता है और आप पे भी काफ़ी काम आ सकता है। डेंसिटी इज द पॉपुलेशन, डेंसिटी पॉपुलेशन है, सबको पता है, और स्ट्रक्चर पर सर्टेन एरिया, और या दैट्स वेरी सिंपली डिफाइंड द एयर स्पेस। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। लैंड ऑल्सो इंक्लूड्स द वाटर राइट्स। वाटर राइट्स, लैंड ली वाटर राइट्स आपके हैं। You must exercise care with the groundwater on your property. You may not change the course of the water if it affects the surrounding and the properties. आप अपने आमने सामने वाले पानी के साथ कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे जो कि प्रॉपर्टी राइट को खराब करता है। Percolating water, underground water drawn on the well. चलता हुआ पानी, underground पानी, और drawn by well. Percolating water, underground water हुआ जो कि कुएं वाला पानी, आप इसको बोल सकते हैं। रिवर स्ट्रीम, रेसिपिएंट राइट्स, जैसे कि आमने सामने नदी है। प्रॉपर्टी बॉर्डरिंग फ्लोइंग बॉडीज ऑफ वाटर, वाह जी वाह, देखिए लेक, ठीक है, रिवर स्ट्रीम, आप उसको वो नहीं कर सकते। लेक लिटोरियल राइट्स, प्रॉपर्टी बॉर्डरिंग द स्टिल बॉडीज ऑफ वाटर। अगर आपका घर लेक्स के आमने सामने है या कुछ भी उसके इधर वो है तो आप उसको भी देख सकते। Characteristics of a real property. Land has the following physical characteristics: immobility, indestructibility, illiquidity and uniqueness. Immobility का मतलब आप सब लोग जानते हैं, जो नहीं हिल सकता। Indestructibility, जो खराब तोड़ी नहीं जा सकती। Illiquidity, आप उसको लिक्विड मनी नहीं है। And a uniqueness, एक अलग character. Although some of the substances of the land are removable and topography can be changed, the geographical locations of any given parcel of the land can never be changed. Obviously, land अपनी जगह पे ही है तो आप उसकी geographical locations कैसे change कर सकते हैं? Therefore, it is subject to its location status. लोकेशन स्टेटस, कई ऐसे वर्ड्स जो फॉलो किए जाते हैं जो एक पैटर्न में भी रहते हैं, तो लोकेशन मतलब स्टेटस हुआ। लैंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, लैंड को भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। यूनिकनेस इज वेरी स्पेशल characteristic of a real property because no two properties can share the same exact view and the permanent investments. दो प्रॉपर्टीज एक जैसी कतई नहीं हो सकती हैं, तो एक यूनिकनेस है, दैट इज देयर। रियल एस्टेट इज illiquid. Real estate illiquid. Due to the fact that the real estate is subjected to the location, supply and demand greatly affects the property value. Supply and demand is defined as how much a certain product, item, commodity or service suppliers are willing to make the available of a particular price. मतलब जैसे कि लोकेशन है, सप्लाई डिमांड या कुछ भी है, उस एरिया में इतने का बिक रहा है, यहाँ पे सस्ता बिक रहा है, ये सब कुछ है, तो वो कमोडिटीज़ कैसी हैं, सर्विस सप्लाईज कैसी हैं, विलिंगली उसका पर्टिकुलर प्राइस बनाया जाता है। डिमांड रेफर्स टू हाउ मच ऑफ दैट प्रोडक्ट, आइटम, कमोडिटी और सर्विस कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट पर्टिकुलर प्राइस। और वहाँ पे वो कितने की चीज़ मिलेगी आपको, सस्ती मिलेगी, महंगी मिलेगी, बहुत ज़्यादा महंगी मिलेगी, सब कुछ हिसाब से। देयरफॉर द हायर द सप्लाई द लोअर द डिमांड। बहुत ज़्यादा घर बने हुए हैं, सब कुछ है, बहुत सारे हैं, तो उतनी डिमांड कम है। इन कॉन्ट्रास्ट द लोअर द सप्लाई एंड द हायर द डिमांड, हायर द वैल्यू। कम घर है, बहुत लोगों को घर चाहिए, महंगे होंगे। A scarcity of availability houses on the market will raise the price of those properties.
जैसे जैसे कम हो रहा है, जैसे जैसे ज़रूरतें हैं, उसी हिसाब से वहाँ के घरों की कीमतें बढ़ती करती हैं। रियल प्रॉपर्टी एस्टेट, फ्री होल्ड एस्टेट, होम ओनरशिप. Freehold property is inheritable and there are no restrictions on right of the property owner to further transfer the property. In a freehold property, there is no encumbrance to the absolute title of the property. A freehold property is inheritable. Heritable जो आपके बुजुर्गों से आपको मिली, आपके पुश्तों से आपको मिली, एंड देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट्स ऑफ द प्रॉपर्टी, और उससे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है टू फर्दर ट्रांसफ़र दिस प्रॉपर्टी, आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं. सो फ्री होल्ड स्टेट वही है कि आप अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है. इन अ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी देयर इज़ नो इनकम्बरेंस, कोई ऐसा नहीं है लोन ये लियन वगैरह कुछ नहीं, टू द एब्सोल्यूट टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी. द इनकम्बरेंस इज अ क्लेम अगेंस्ट द प्रॉपर्टी बाय समवन other than the owner. The encumbrance is anything that lessens your ownership interest in the real property, such as lien, जैसे lien वगैरह, loans. Yeah. A freehold is not akin to condominium, where the owner of the individual unit pays maintenance charges. Freehold property can be inherited and can be transferred by the registration of sale and deed. जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने बच्चों में, सब कुछ सारी चीज़. फी सिंपल, फी ऑब्सोल्यूट. फी सिंपल ऑब्सोल्यूट ओनरशिप इज 100% कंप्लीट ओनरशिप. फी सिंपल जौन सी ओनरशिप है, एक 100% कंप्लीट ओनरशिप है. द वर्ड फी मीन्स ओनरशिप. द फी यहाँ पे FEE मीन्स ओनरशिप, आपका अपनी चीज़. फी सिंपल इज समटाइम्स कॉल्ड एज फी सिंपल एब्सोल्यूट बिकॉज इट इज़ द मोस्ट कंप्लीट फॉर्म ऑफ द ओनरशिप. ये सबसे ज़्यादा कंप्लीट टाइप की ओनरशिप है. A fee simple buyer is given the title ownership of the property, which includes the land and improvements to the land in the perpetuity. So एक प्रॉपर एक ऐसी ओनरशिप जो कि पूरी तरीके की ओनरशिप है, वो यही बताया गया है. द फी सिंपल ओनर हैज़ द राइट टू पोजेस, वो पोजेस करता है, अपनी चीज़ है. यूज़ द लैंड, लैंड का यूज़ करता है. एंड डिस्पोज ऑफ द लैंड एज, और जब मर्जी उसको डिस्पोज कर सकता है, बेच सकता है, सब कुछ कर सकता है. द ओनर में सेल इट, बेच सकता है. गिव इट अवे, किसी को भी दे दे. ट्रेड इट फॉर अदर थिंग्स, ट्रेड करें. लीज इट टू अदर्स, किराए पे चढ़ा दें. और पास इट टू अदर अपॉन डेथ, और अपने बच्चों को, किसी को भी आप उसको दे सकते हो. फी सिंपल डेफिसिएबल, अगला आ गया जी फी सिंपल डेफिसिएबल. फी सिंपल डेफिसिएबल क्या चीज़ है? फी सिंपल डेफिसिएबल इज अ conveyance of property that has condition placed on it. इस चीज़ के ऊपर एक कंडीशन है. The holder of fee simple deficible possesses the property as fee simple subject to that condition. उस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ कंडीशन लगी हुई है. If the condition is violated or not met, then the property will either go back to the original grantor as a specified third party. These estate may be termed as a fee simple, condition, or qualified fee simple. They are recognized in the deed by the word as long as but if. हाँ जी, अब फी सिंपल जो सी चीज़ है वो एक मोटे तौर पे उस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आप उसको प्रॉपर फी सिंपल डेफिसिबल
आप उसको प्रॉपर्ली सेल नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, किंतु परंतु वाली सारी की सारी चीज़ें इस पे लगती हैं। अब उसका एक एग्जाम्पल है कि एन एग्जाम्पल इज इफ ABC conveys his property to CDE as long as he or she resides in the property, but if CDE rents this property to another, her ownership will be terminated. भाई साहब सीधी सी बात है, आपको किसी ने प्रॉपर्टी दे दी, आप उसके अंदर रह रहे हो, वो आपकी नहीं है, वो उसी की ही है, लेकिन आप उसके ओनर नहीं हो। आप उसके अंदर रहो, खाओ पियो, मस्ती करो, जो मर्जी करो, लेकिन आप उसको रेंट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसी कुछ हरकत करी तो ये वाली प्रॉपर्टी फिर जिसने आपको ये वाले राइट्स दिए हैं उसके पास चले जाएगी। सो ABC जो भी है वुड more than probably have to take CDE to court to regain the possession. So उसको कोर्ट लेके जाना पड़ेगा और दोबारा अपना पोजेशन रिगेन करना पड़ेगा अगर ये सारी चीज़ें हैं। These types of estate are rare, ये बहुत रेयर estates रहती हैं। The deed must state द कंडीशन, जो डीड बने उसमें ये वाली कंडीशन मेंशन होती है। कंडीशंस आर मच स्ट्रॉन्गर देन डीड, कंडीशंस हैं वो स्ट्रॉन्गर हैं ज़्यादा डीड से। और रिस्ट्रिक्टिव कवेनेंट्स जो कि राइट्स हैं उस हिसाब से। कंडीशन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ओनरशिप टर्मिनेट्स। कंडीशन है भाई तू किराए पे नहीं देगा, तू इसके साथ ऐसे नहीं कर, तू ऐसे, अगर तू ऐसे किया तो दैट्स फिनिश्ड। सो डीड रिस्ट्रिक्शन और रिस्ट्रिक्टिव कवेनेंट, कोर्ट एक्शन, कोर्ट करेगा उसके ऊपर एक्शन, वो है डीड रिस्ट्रिक्शन और रिस्ट्रिक्टिव कवेनेंट। आगे सर लाइफ एस्टेट आ गया। लाइफ एस्टेट इज ए फ्री होल्ड एस्टेट। जो लाइफ एस्टेट रहता है वो एक फ्री होल्ड एस्टेट रहता है, उसका फ्री होल्ड एस्टेट है वेयर द ओनरशिप इज लिमिटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ सम पर्सन्स लाइफ टाइम। किसी की लाइफ टाइम तक है तो वाली चीज़ है, उसके बाद उसके मरने के बाद वो चीज़ें ख़त्म। आइदर द पर्सन होल्डिंग दिस लाइफ एस्टेट, द लाइफ टेनेंट और सम अदर डेजिग्नेटेड पर्सन। हमने भैया एक पर्सन को ये वाली दे दी, तू मेरे घर जब तक जिंदा है तू यहाँ पे रहे, उसके बाद ख़त्म, दोबारा आपके पास वापस। द ओनर हैज़ मोस्ट ऑफ द राइट्स ऑफ द ओनरशिप। जो ओनर है उसके पास सारी चीज़ें रहती हैं, सारे राइट्स रहते हैं। इन दैट he or she can profit from it, possess it, और जब मर्जी लीज एंड कर दे। द लाइफ टेनेंट कैन लीज, सेल और मॉर्गेज ओनली his or her ownership interest in the property. So जो लाइफ टेनेंट है वो अपने ही उसको इंटरेस्ट को उसके हिसाब से कर सकता है। द लाइफ टेनेंट कैन नॉट alienate the property, nor he or she is allowed the estate of waste. An act of waste would be destroying the real property, failing to maintain the property, letting it deteriorate, failing to keep the insurance on the property, failing to pay the taxes. A life estate can be terminated due to act ऑफ वेस्ट। सो एक्ट ऑफ वेस्ट उसने इस चीज़ को बोला है कि जब तक आपका जौन सा लाइफ टेनेंट है या जिसको आप बोलते हो वो सारी की सारी जिस प्रॉपर्टी में वो रह रहा है उसके टैक्सेस पे करेगा, उसकी मरम्मत करेगा, उसकी सारी चीज़ें देखेगा, सब कुछ वो करेगा। सो अगर वो ये वाली सारी चीज़ें नहीं करता है तो आप उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट दिस लाइन्स लाइफ एस्टेट वांट्स टू से। The life estate ends when the life of the tenant dies. बिल्कुल सीधी सी बात है, जब वो मर गया तो खत्म। Ownership then either reverts back to the previous owner and passes to the another designated person. मर गया जी,